So before starting today's class, last class का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. So we studied variations in the previous class. ठीक है. So variations क्या था, जो मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन द सेम स्पीशीज में अलग अलग इंडिविजुअल्स का जो इंडिविजुअल मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो एक का होता है सब मतलब किसी किसी लोगों का होता है, किसी किसी का नहीं होता है. ओके. सो दोस काइंड ऑफ सिनेरियोस, दोस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड वेरिएशंस. ठीक है. सो वेरिएशन से ही अल्टीमेटली ये इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स स्टडी किया गया था. ठीक है. ये वेरिएशन को ही ऑब्जर्व करके तुम्हारा इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स का रूल्स बनाया गया था. ठीक है. और बहुत लोग उसको लॉ भी बोलते हैं. सो वहाँ पे है क्या, सो इफ यू लुक केयरफुली, इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस प्रोवाइड बोथ ए कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. मतलब क्या होता है, जब भी कोई इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस कब कैसे होता है, यूजुअली ड्यू टू डीएनए कॉपिंग. ठीक है. डीएनए जब तुम्हारा जाइगोट फॉर्मेशन होता है तब तुम्हारा क्या होता है, ड्यूरिंग दैट रिप्रोडक्शन प्रोसेस योर जीन्स गेट ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग. बट वो जेनेटिक जो ट्रांसफ़र होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि जब तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे उतना ज़्यादा तुम्हारा डिफरेंस नहीं होता. जैसे तुम्हारा एक बैक्टीरिया से जो 2-3 बैक्टीरिया होगा फॉर्म होगा यूजुअली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. सो वो प्रोसेस में क्या होगा, बहुत कम वेरिएशंस आएगा. क्यों कम वेरिएशंस आएगा, बिकॉज वहाँ पे एक ही सेल दो अलग अलग मतलब एक ही न्यूक्लियस से ही बाकी दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है. ठीक है. समझ में आ रहा है. सो एक ही न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है. सो दैट इज हाउ द इनएक्यूरेसीज आर लेसर. ठीक है. और ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. ठीक है. मतलब पेरेंट सेल का जो तुम्हारा डीएनए होता है वो ऑलमोस्ट रेप्लिका बोल सकते हो. ऑलमोस्ट रेप्लिका, मैं पूरा रेप्लिका नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट रेप्लिका. सो इसलिए क्या होता है, तुम्हारा वेरिएशंस इतना ज़्यादा नहीं होता है. द वेरिएशंस आर वेरी माइनर एंड मोस्ट ऑफ देम आर मेनली कॉज ड्यू टू सम माइनर इनएक्यूरेसीज, स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए. ठीक है. जब डीएनए कॉपी हो रहा है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस जब बन रहा है, ठीक है, तब क्या होता है, तुम्हारा वो इनएक्यूरेसीज थोड़ा थोड़ा आ सकता है, उसके कारण ही तुम्हारा ये छोटा छोटा वेरिएशंस हो सकता है. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब क्या होता है, तुम्हारा वेरिएशन बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाता है. ठीक है. क्यों कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, बिकॉज वहाँ पे फ्यूजन होता है. ठीक है. फ्यूजन होता है कि नहीं, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. जाइगोट में जो तुम्हारा अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है वो अल्टीमेटली इट इज बीइंग फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई. दो अलग अलग न्यूक्लियाई मिलके वो बन रहे है कि नहीं. दो अलग अलग मिलके बन रहा है कि नहीं. हाँ नम्रता, क्या होता है. हाँ सर। हाँ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में ही तुम्हारा न्यूक्लियर होता है. ठीक है. एंड दोज टू न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यू न्यूक्लियर. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, बहुत ज़्यादा मतलब वो जो चीज़ बन रहा है इट्स काइंड ऑफ लाइक व्हाट वी सी हियर केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा कभी कभार ज़्यादातर केस में क्या होता है, तुम्हारा ऐसा एक प्रोडक्ट निकलता है, प्रोडक्ट से तुम मतलब रिएक्टेंट में जा नहीं सकते हो. ठीक है. और प्रोडक्ट जो होता है उसका अलग खुद का एक अलग प्रॉपर्टी हो जाता है. सो काइंड ऑफ लाइक दैट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है. सो बायोकेमिकल प्रोसेस का एक रिजल्ट है, वो एक प्रोडक्ट है. सो प्रोडक्ट का में क्या आएगा, प्रोडक्ट में तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है. ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, दिस वेरिएशंस आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड आर वेरी डाइवर्स, दे आर लार्ज डाइवर्स. सो ऐसे तरीके से वेरिएशंस एक्यूमुलेट होता है ड्यूरिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो कॉमन बॉडी डिजाइन होगा. ठीक है. वन ऑफ देम विल बी कॉमन बॉडी डिजाइन, वो सबका सेम रहेगा. वाई, बिकॉज ऑफ द स्पीशीज फैक्टर. हर एक स्पीशीज में तुम्हारा ये बॉडी का डिजाइन सेम रहता है कि नहीं. सो बॉडी का डिजाइन सेम रहने के कारण क्या होगा, द ओवरऑल स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम, बट तुम्हारा वेरिएशंस फैक्टर आ जाएगा. वेरिएशंस अलग अलग टाइप का होता है. किसी किसी में वो किसी किसी मोड में वो वेरिएशंस बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत माइनर होता है, और किसी किसी में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. सो होपफुली ये 4 पॉइंट सबको समझ में आया.
समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ टॉपिक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया था। अभी ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन के ऊपर ही अल्टीमेटली, ये वेरिएशन मतलब क्या, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक, तो वेरिएशन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो यही कैरेक्टरिस्टिक कैसे तरीके से इनहेरिट होता है, कौन सा परसेंटेज से होता है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए वी हैव टू स्टडी द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, ट्रेट्स का मतलब ही है कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज नॉट सम हाई फंडा वर्ड। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस ट्रेट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स, है कि नहीं? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सिंपल भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का रूल्स का बारे में। तो रूल्स का बेसिस क्या था, देखो, हाँ, हम लोगों को सबको पता है कि ये रूल्स किसने बोला था, ग्रेगोर मेंडल, है कि नहीं? सो ही वॉज बिहाइंड द फाउंडेशन, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। सो ग्रेगोर मेंडल ने जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स बनाया, सो किस बेसिस पे बनाया? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बेसिस फर्स्ट। सो होता क्या है, ह्यूमंस में जब रिप्रोडक्शन होता है तब क्या होता है, बोथ मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, तो डीएनए का कंट्रीब्यूशन जो नया सेल का जाइगोट फॉर्मेशन में जो डीएनए होता है, जाइगोट में जो डीएनए होता है, वो डीएनए फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब द मदर कंट्रीब्यूट 50%, तुम बोल सकते हो रफली 50%, एंड द फादर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द 50%। ठीक है, तो दोनों गैमेट से क्या आता है, इक्वल अमाउंट्स में तुम बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल आता है। ठीक है, सो ये परसेंटेज किसके ऊपर इफेक्ट दे सकता है, दिस कैन इम्पैक्ट द ट्रेड्स इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। मतलब इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, कभी कभार जैसे फेशियल स्ट्रक्चर तुम्हारा फादर साइड का हो सकता है, तुम्हारा आई कलर कैन बी ऑफ द मदर साइड, तो देयर दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन बिकॉज दोनों का अल्टीमेटली, दोनों न्यूक्लियस जो इनिशियल, तो मदर और फादर का दोनों का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, वो न्यूक्लियस से ही अल्टीमेटली वो नया जो जाइगोट है, ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन का जो तुम्हारा जब जाइगोट फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म उस जाइगोट में तुम्हारा जो डीएनए प्रेजेंट होगा, जो डीएनए बनेगा ऑफ द चाइल्ड। देखो, चाइल्ड का जो डीएनए है दैट इज इट, द चाइल्ड्स स्पेसिफिक डीएनए, वो दुनिया के किसी इंसान के साथ मैच नहीं करेगा, नॉट इवन इज पेरेंट्स ऑल्सो, है कि नहीं? ये तो मानते हो, अलग होगा कि नहीं? हेलो, अलग होगा कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ सर, सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। सर अगर मतलब उस पेरेंट्स का अगर दो चाइल्ड हुआ तो उन दोनों का डीएनए भी अलग होगा क्या, मतलब यस, अगर जैसे वो उन दोनों का डीएनए भी अलग होता है? यस, यही बात है। वाई, बिकॉज देखो, फॉर एग्जांपल मैं ट्विंस के बारे में लास्ट क्लास बता रहा था, तो ट्विंस में क्या होता है, तुम्हारा दो एक सेल सीरीज होता है, ठीक है, टू फीमेल गैमेट्स आर रिलीज्ड, ठीक है, यूजुअली दोज आर एग्स, ठीक है, सो टू एग्स आर रिलीज्ड एंड टू डिफरेंट, बिकॉज तुम्हारा जो स्पर्म सेल होता है, तो स्पर्म सेल बहुत क्वांटिटी में होता है, ऑलमोस्ट तुम्हारा स्पर्म सेल तुम्हारा बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऑफ देम आर प्रेजेंट। सो टू ऑफ देम कैन बी एबल टू फ्यूज विथ द एग, ठीक है, तो होता क्या है, बिकॉज एक एक जाइगोट फॉर्मेशन के लिए वन एग एंड वन स्पर्म इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, सो व्हाट हैपन, तुम्हारा अगर एक एक सेल अगर वो कंबाइन कर रहे हैं तो वहां पे तुम्हारा दो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, होगा कि नहीं, बोलो। इवन फॉर ट्विंस यू रिक्वायर टू जाइगोट्स, है कि नहीं, चाहिए कि नहीं? हाँ ऑब्वियसली। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है उसका, उसमें भी एक डीएनए पैटर्न होगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है उसका भी अलग एक डीएनए पैटर्न होगा, बिकॉज दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज एन इंडिविजुअल जाइगोट, दिस जाइगोट विल रिजल्ट विल अल्टीमेटली बिकम ए फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं, द फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग।
समझ में आ रहा है? सो ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट बोथ ऑफ देयर डीएनएस विल बी डिफरेंट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बिकॉज पहला वाला फॉर्म करने के लिए जो मतलब जिस कंडीशंस में वो पहला वाला फॉर्म हो रहा है, सेकेंड के लिए एग्जैक्टली सेम कभी नहीं होगा, ठीक है? तुम बोल सकते हो कि एक ही साथ में हो रहा है, बट दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स. These are not two exact these are not exactly same things, these are not two exact cells, ठीक है? इन सेल्स में बहुत अंतर है, ठीक है? डीएनए अलग होगा, डीएनए यू कैन से दैट ट्विंस का चेहरा अलग सेम होता है. चेहरा सेम होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पूरा डीएनए ही सेम होगा. जो डीएनए का कंपोनेंट जो फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स को रिजल्ट देता है, वो शायद सेम हो सकता है, बाकी पार्ट अलग होगा ना. अभी समझ में आया इतना? हाँ ठीक है. ठीक है, सरस्वती समझ में आया? हाँ तो दिस इज द थिंग. तो डीएनए ऐसा नहीं कि तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पार्ट सेम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल. ओवरऑल कोई भी डीएनए सेम नहीं होगा, ठीक है? तुम्हारा जो डीएनए है वो तुम्हारा अपना स्पेसिफिक है, दैट इज यूनिक इन द वर्ल्ड, ठीक है? इट इज यूनिक इन द वर्ल्ड. वो कहीं पे भी नहीं रहेगा, किसी भी इंसान का वो सेम एग्जैक्ट डीएनए पैटर्न मैच नहीं करेगा, ओके? जी, अगर मैच करता तो क्लोन बन जाता है. क्लोन पता है ना? क्लोन, क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिका बोलते हैं उसको. तो रेप्लिका ऑर्गेनिजम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट, नॉट पॉसिबल, ठीक है? बिकॉज नेचर उसको अलाउ नहीं करता है. अगर ऐसा बना भी दोगे, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट हैज डिफाइड द लॉज ऑफ नेचर, ओके? सो जो भी हो, दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इतना याद रखो कि जब भी एक नया मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिज्म का जो एक चाइल्ड का जब वो जो सेल सिंगल सेल से तो ग्रो होता है ना, वो सिंगल सेल जब फॉर्म होता है तुम्हारा, ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो कि फीमेल फीमेल गैमेट्स कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेरिक मटेरियल टू द सिंगल सेल, दैट इज द जाइगोट, ठीक है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. अभी अभी एक प्रॉब्लम आएगा कि अगर पेरेंट्स से भी सपोज फादर का फेस का एक फीचर है फेस, ठीक है, और मदर का भी एक फेशियल फीचर है. अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? इफ दे बोथ ऑफ देम हैव द सेम काइंड ऑफ, दे हैव डिफरेंट फेसेस, यस एंड तुम्हारे मम्मी का फेस अलग है, पापा का फेस भी अलग है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? अभी कौन सा प्रॉपर्टी इनहेरिट होगा? यू कैन से दैट द चाइल्ड विल हैव द मिक्सचर, द चाइल्ड विल हैव द सम कैरेक्टरिस्टिक्स कमिंग फ्रॉम द मदर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स कमिंग फ्रॉम द फादर. फेशियल एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूँ मैं, तो फेशियल फीचर्स में ही वो मिक्सअप हो सकता है, फेशियल फीचर्स अलग होगा, ठीक है? सपोज मदर से जो आया है वो सपोज 20% ऑफ द फेशियल फीचर्स आर फ्रॉम द मदर एंड द रिमेनिंग 80% इज फ्रॉम द फादर. हो सकता है ना? ये तो देखा है तुम लोगों ने, देखा है ना ये वाला? हाँ सो काइंड ऑफ लाइक दैट. तो ये परसेंटेज का वैल्यू आ रहा है, आ कहाँ से रहा है? मतलब इन व्हाट पैटर्न, ठीक है? मतलब क्या बोल, मतलब कोई भी अगर ट्रेट है, सपोज फॉर एग्जांपल द ट्रेट कैन बी योर हेयर कलर और द स्किन पैटर्न. किसी का ऑयली स्किन है, किसी का तुम्हारा ड्राई स्किन हो सकता है, तो दोस काइंड ऑफ ट्रेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो जो जो ट्रेट इनहेरिट कर रहा है, एक वो सेम ट्रेट, ठीक है, वो सेम ट्रेट हर एक पेरेंट से दो एक एक कॉपी आ रहा है, हर एक पेरेंट से एक एक कॉपी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? यस नम्रता समझ में आ रहा है? हाँ सर काव्य बुझी पाया सर? हाँ सर. सो इसका मतलब क्या है? ये लाइन पढ़ो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि दिस मीन्स फॉर दैट फॉर ईच ट्रेट इनहेरिटेड, जो इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट्स से, देयर विल बी टू वर्जन्स ऑफ ईच चाइल्ड. व्हाई टू वर्जन्स? बिकॉज वो सेम कैरेक्टरिस्टिक दोनों से आ रहा है ना, दोनों अपना 100% 100% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट
चाइल्ड में वो कितना परसेंटेज में मतलब कंट्रीब्यूट होगा, चाइल्ड का जो फेस होगा वो कितना परसेंटेज मदर से लेगा, कितना परसेंटेज फादर से लेगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो जब वो जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है तब वो डिसाइड होता है, जब नया डीएनए फॉर्म हो रहा है तब तुम्हारा वो ऑटोमेटिकली अलग अलग फैक्टर्स के कारण डिसाइड हो जाता है, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस 2 वर्जन्स, ऐसा नहीं कि कोई एक ही वर्जन लोगा और दूसरा वर्जन रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट विल बी a combination of the 2 versions, but the percentage in which the 2 versions will be applied will be different, ठीक है। किसी कब किसी एक से 80% लेगा, किसी एक से 20% लेगा, किसी एक से तुम्हारा 75% लेगा, किसी एक से 25% लेगा, those kind of things happen. तो for every trait मतलब every characteristic there will be 2 versions of each child, but the ultimate version that will be applied to the child will be a combination of the traits coming from the parents in specific proportions, तो एक proportion में ऐड होगा, ठीक है। तो वही हम लोग स्टडी करेंगे, वो किस बेसिस पे लिया जाता है, तो दैट इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बेसिस क्या है, क्यों चाहिए रूल्स, क्यों चाहिए, मतलब किस बेसिस पे तुम्हारा ट्रेट्स इनहेरिट होता है, किस बेसिस पे, ऑल्दो हैविंग 2 पेरेंट्स, व्हाई some traits are more contributed by the mother, why some are contributed by the father, so those kind of things can happen, ठीक है। so यहाँ पे वही बोला, तो this means that for each trait inherited there will be 2 versions of each child, but which version of the trait will be more dominant, उसको dominance बोलते हैं, ठीक है। कौन सा ज़्यादा dominant होगा वो डिपेंड करेगा रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के, ठीक है। सो ये रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स किसने बताया, दिस वाज गिवन बाय योर ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। समझ में आया, बेसिस समझ में आया कि नहीं, बोलो क्यों इनहेरिटेंस का रूल्स चाहिए, अंडरस्टूड। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इतना मतलब बायोलॉजी में ऐसे बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स इन योर बुक और इन द एंटायर टिल क्लास 10 लेवल, जितना भी डीप बायोलॉजी का टॉपिक्स है सबसे तुम बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल है ये वाला। ये समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ। हाँ हाँ सर। काबिक समझ में आया। हाँ सर। তোমাৰ হাঁহটো শুনি তো এনেকা লাগিছে ডাউট আছে, ডাউট আছে, ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট? স্যার নাই মানে অলপ পঢ়িব লাগিব ভালকে, তেতিয়া মানে ক্লিয়াৰ হ'ব ভালকে আৰু। মানে এনে যি বুজাইছো বুজি পাইছে না নাই, इतना तक जो पढ़ाया है वो समझ में आया? হয় স্যার, পাইছো। थोड़ा सा आइडिया समझ में आ जाएगा, आफ्टर दैट यू जस्ट हम्म। रीड द नोट्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नोट्स पढ़ो, किताब पढ़ो, वो समझ में आ जाएगी, इतना टफ नहीं है। बट कोर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स का रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, और रूल बनाया ही क्यों फर्स्ट प्लेस में, है कि नहीं। जैसा था वैसा चलने देते, है कि नहीं। बट दिस इज नॉट हाउ द साइंटिस्ट थिंक, साइंटिस्ट लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है। सो मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस पॉइंट्स, ठीक है। सो मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ग्रेगोर जोहन मेंडल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। सो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड he actually contributed, he laid the foundation stone for the rules for inheritance of traits, ठीक है। ये जो चीज मैंने इटैलिक्स में लिखा है ये किसने दिया है, इन्होंने दिया है कि नहीं, इन्हीं का देन है। सो दैट इज द थिंग। सो मेंडल ने क्या किया, तो मेंडल देखो, मेंडल वांटेड टू गिव सम रूल्स जिसके बेसिस पे ह्यूमंस के में वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होता है, नॉट ओनली ह्यूमंस, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवन द अदर एनिमल्स ऑल्सो, प्लांट्स ऑल्सो। सो सबसे ईजी उनके लिए क्या था, सबसे ईजी था तुम्हारा टू स्टडी प्लांट्स। क्यों, बिकॉज प्लांट्स को तुम अलग अलग तरीके से तुम अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो, अपने घर में ग्रो कर सकते हो, दैट्स वेरी इजी, है कि नहीं। ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, विच वॉज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग कोविड में भी जब वैक्सीन बनाया तब भी तुम्हारा रियल इंसानों के ऊपर टेस्ट करना बहुत तकलीफ, मतलब पेनफुल हो गया था, है कि नहीं, ये तो तुम लोगों को सबको पता है। सो परफॉर्मिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग ह्यूमन बींग्स, तो दैट इज डिफिकल्ट।
ओके, सो दैट इज वाई मेंडल ने क्या किया, तो मेंडल एक्चुअली डिड परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस विद गार्डन पीस। क्या यूज किया था? गार्डन पीस यूज किया था। मटर, मटर, ठीक है। कौन सा मटर? वो जो खेत में उगता है वो मटर नहीं, जो गार्डन में उगा सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा ग्रीन का, मतलब थोड़ा ग्रीन कलर का, अलग अलग टाइप कलर का होता है तुम्हारा, उसमें भी वेराइटीज मिलता है तुम्हें, तुम ठीक है अपना सीड्स ला सकते हो बाजार से खरीद के। सो दोस काइंड ऑफ थिंग। सो गार्डन पीस यूज किया। वो मोनेस्ट्री में रहते थे, सो गार्डन के उनके मोनेस्ट्री के पीछे जो गार्डन था वहाँ पे उन्होंने वो peas grow किए and he observed the patterns, the growth patterns or the inheritance trait patterns in across multiple generations of pea plants, ठीक है। So उन्होंने क्या किया था, in his experiments he observed a number of contrasting characteristics in garden peas and observed, तो contrasting characteristic अभी इसका मतलब क्या है? contrasting characteristic का मतलब है ऑपोजिट वाला, मतलब बहुत ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक का कुछ कुछ एग्जांपल दिया है। तुम्हारा सीड जो है, सीड क्या हो सकता है? राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। पी प्लांट देखा है ना तुम लोगों ने, मटर जो खाते हैं, मटर, मटर का जो दाना होता है, ठीक है, वो जो मटर हम लोग सब्जी में डालते हैं, वो खाते हैं, दैट इज एक्चुअली सीड। इट इज कॉल्ड डाइकॉट। डाइकॉट सुना है कभी? हाँ, जो डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में हाँ तो सीड को। देखा है, हाँ तो तुमने देखा है मटर का जो वो दाना होता है, तो उसको हम लोग क्या होता है, उसको वी कैन स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स, है कि नहीं। तो मटर छीलने हाँ। के बाद जो मिलता है दैट इज एक्चुअली योर सीड, दोज आर पी सीड्स, ठीक है। तो पी प्लांट से जो हम लोग छील के निकालते हैं दोज आर इंडिविजुअल, दोज आर पी सीड्स। तो दोज आर डाइकोटिलेडन्स, ठीक है। मोनोकॉट बोलते हैं और डाइकोट बोलते हैं। डाइकोट को मतलब वही सीड को हम लोग 2 पार्ट्स में, 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। सो वो जो मटर का दाना होता है वो क्या हो सकता है? इट में बी परफेक्टली राउंड, ठीक है, जो हम लोग को बहुत पसंद है। राउंड हो सकते हैं, फिर रिंकल्ड हो सकता है। रिंकल मतलब सिकुड़ जा सकता है, ठीक है। मतलब जब ड्राई होगा तुम्हारा सीड, सपोज बहुत ड्राई है, इट मे बी रिंकल्ड ऑल्सो, वो राउंड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज वन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कि कोई कोई पी प्लांट तुम्हारा रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कोई तुम्हारा राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई तुम्हारा टॉल और शॉर्ट, ठीक है। कोई कोई प्लांट क्या हो सकता है तुम्हारा, वो सीड से तुमने एक प्लांट ग्रो किया, वो प्लांट का हाइट फिक्स्ड हो गया, एक पर्टिकुलर हाइट में जाकर रुक गया उसका ग्रोथ, वो प्लांट अभी ग्रो नहीं कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। और कुछ कुछ उन्होंने क्या देखा, कुछ कुछ टॉल थे, ठीक है, बहुत लंबा हुआ, ठीक है, बाकियों से बहुत लंबा हो गया। सो टॉल एंड शॉर्ट आर कॉन्ट्रास्टिंग फिजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सिमिलरली पी प्लांट का फ्लावर भी होता है, ठीक है। पी प्लांट का फ्लावर होता है बिकॉज पी प्लांट्स अंडर एक्चुअली रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल मोड्स, है कि नहीं। तो पी प्लांट अल्टीमेटली क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट फ्लावर विल बी इन्वॉल्व। तो प्लांट में तो फ्लावर ही तो अल्टीमेटली वहाँ पे दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे तुम बोल सकते हो कि फ्लावर्स पी प्लांट्स का होता था। और उसमें भी फ्लावर का कलर का वेरिएशन होता है, जैसे कोई फ्लावर वाइट हो गया, कोई फ्लावर वायलेट हो गया। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर होता क्या है, इफ यू कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच मे क्लियरली डिस्टिंग्विश, ठीक है, विच आर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स व्हेन यू कंपेयर 2 प्लांट्स। दो पी प्लांट को एक से, दोनों ही पी प्लांट है बट वहाँ पे ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। सो यू कैन से दीज आर ट्रेट्स। ये जो कैरेक्टर्स वर्ड है ना, इसका मतलब दीज आर एक्चुअली ट्रेट्स, ओके। सो तो वही है। तो मेंडल ने क्या किया, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ही ऑब्जर्व्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन गार्डन पीस, जब वो ग्रो कर रहे थे मल्टीपल जनरेशंस ऑफ गार्डन पीस। ही ऑब्जर्व्ड देयर इनहेरिटेंस पैटर्न, तो किस पैटर्न में वो इनहेरिट कर रहे हैं फीचर्स, जैसे ये सब कंट्रास्टिंग फीचर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया, और इसी ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने क्या किया, अब उनका मैथ्स का भी बैकग्राउंड था, मैथ्स का बैकग्राउंड था, साइंस का भी बैकग्राउंड था। सो ही कंबाइंड बोथ ऑफ देम। वहाँ पे बहुत स्टैटिस्टिक वैटिस्टिक बहुत कुछ लगाया, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाया। सो वो सब ऐड करने के बाद ही केम टू द कंक्लूजन एंड वहाँ से इन्फरेंस बहुत सारा निकाला। सो वो इन्फरेंस ही अल्टीमेटली दोज ऑब्जर्वेशंस, कौन सा ऑब्जर्वेशन था, इनहेरिटेंस पैटर्न जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था,
तो दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प्ड हिम टू वर्क आउट ए सेट ऑफ जनरलाइज्ड रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स का क्या क्या फंडा है यहाँ पे, मतलब कैसे उन्होंने मतलब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स कैसे स्टार्ट किया था, हाउ डिड ही बिगिन इट, है कि नहीं, समझ में आया ये चीज? हाँ बाकियों को समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। Okay, so that was Malthus contribution, and this is, you can say, this is the foundation stone. This is the foundation stone for what? Foundation stone for your rules. ये जो rules of inheritance of traits है ना, उसका foundation stone है ये, ठीक है, because किसी को तो start करना पड़ेगा ना। When somebody starts, अभी उन्होंने उसको start कर दिया, उसके बाद बहुत सारा scientist ने they have discussed, they have studied, researched it more, ठीक है। research बोल के जो topic है ना, very important है, because आज हम लोग जो science, the science that we are studying, the science that we know is actually a result of many such researchers, ठीक है। साइंटिस्ट लोग रिसर्चर भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, सब बहुत कुछ होते हैं। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैन से। अभी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली क्या किया था, लेट अस अंडरस्टैंड। सो मेंडल ने क्या किया था, यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब तुम इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में पढ़े स्टडी कर रहे हो, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सम ट्रेट्स, ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई सम ट्रेट्स, जैसे ये वाला एक ट्रेट हो गया, ये वाला एक ट्रेट हो गया, ठीक है, एक ये वाला एक ट्रेट हो गया, ये वाला एक ट्रेट हो गया, ऐसा टाइप का तुम्हारा 3-4 ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तुम उसी ट्रेट्स को ऊपर स्टडी करोगे, मतलब ये ट्रेट्स कौन सा प्लांट एक्सेप्ट कर रहा है, किसके पास वो ट्रेन इनहेरिट हो रहा है। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो जनरल सेट्स ऑफ जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के कारण मतलब क्या क्या मेंडल ने he used a number of contrasting visible characteristics of garden piece जो easily ऑब्जर्व कर सकता है, कोई भी नॉर्मल इंसान ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो दो तुम्हारे पास 2 पी प्लांट है, अभी 2 पी प्लांट, एक पी प्लांट में तुम्हें सफेद कलर का फूल दिख रहा है, एक में तुम्हारा पर्पल कलर का या फिर वायलेट कलर का फूल दिख रहा है। सो ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट दोनों अलग है। वो दो फ्लावर का जो कलर है उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है ना, दोनों में अलग अलग होगा। सो दोस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ने को पिक किया था मेंडल ने, एंड ही स्टडीड हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। सो दीज आर, जैसे राउंड और रिंकल सीड्स हो सकता है, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स हो सकता है, वाइट फ्लावर्स ग्रो करता है या फिर वायलेट फ्लावर्स ग्रो करता है, तो दोस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ही स्टडीड। So he took pea plants with different characteristics, produced a progeny। अभी ये produced a progeny का मतलब क्या है? Produced a progeny का मतलब है, सपोज तुम्हारे पास 2 पी प्लांट है, एक पी प्लांट का तुम्हारा व्हाइट कलर का फ्लावर तुम्हारे पास प्रेजेंट है, एक का तुम्हारा वायलेट कलर का अवेलेबल है। अभी क्या करोगे, दोनों का तो फ्लावर्स है, तो एक के फ्लावर का जो मेल गैमेट है दूसरे का फ्लावर का फीमेल गैमेट में ऐड कर देंगे, और एंड वाइस वर्सा फॉर द अदर प्लांट ऑल्सो। सो वो पैटर्न में अगर कंबाइन करेंगे, सो वहाँ पे जब वो पी प्लांट प्रोड्यूस होगा, वहाँ में पी का जो सीड प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी को तुम बोल सकते हो क्या, जो हम लोग के टर्म में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग तो तुम्हारा एनिमल्स में होता है, तो प्लांट्स में वो क्या होगा, सीड होगा, बिकॉज वही सीड से तुम्हारा ग्रो करेगा, है कि नहीं। सीड जो प्लांट्स के लिए सीड्स होता है, वो एनिमल्स के लिए क्या होता है, एग होता है, ठीक है। एनिमल्स के लिए क्या होता है, जाइगोट होता है फॉर एग्जांपल। सेम चीज है कि नहीं, सिमिलरिटी है दोनों में। हाँ काव्य नम्रता समझ में आई ये चीज, कंपैरिजन। हाँ सर। तो ये हाँ इंपॉर्टेंट है। सर। तो उन्होंने क्या किया, नया सीड्स प्रोड्यूस किया, तो दो सीड्स हैड समथिंग डिफरेंट। वाई, बिकॉज देखो अभी 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा, बिकॉज सपोज एक राउंड वाला तुम्हारा, मैं ये समझाऊंगा, यही टॉपिक में समझाऊंगा, उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड सम फ्यू टर्म्स। तो एक राउंड वाला तुम्हारा सपोज एक प्लांट है जिसका राउंड सीड्स ग्रो करता है, और एक तुम्हारा रिंकल्ड वाला है। अभी
इन दोनों का गैमेट्स अगर कंबाइन करके तुम्हारा एक ऐसा नया पी प्लांट मिला तुम्हें, वो पी प्लांट का क्या होगा, तुम्हारा जो उसमें जो सीड्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा टाइप का होगा, उन्होंने स्टडी उसके बारे में किया था। सो हीट, तो इस पी प्लांट का तुम्हारा सीड्स कैसा होता है, सीड्स में रिंकल कितना परसेंटेज आया, और तुम्हारा यही सेम सीड जो सीड्स प्रोड्यूस होता है ये पी प्लांट का, वहाँ पे राउंड कितना आया, ठीक है। तो वो परसेंटेज उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। बिकॉज ये प्लांट का जो पी प्लांट हुआ है, दिस पी प्लांट एक्चुअली हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, है कि नहीं, दोनों पेरेंट्स का है, बट दोनों पेरेंट्स का तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सीड का शेप क्या होगा, राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा, वो अलग अलग परसेंटेज में। सपोज राउंड का कितना इम्पैक्ट डाल रहा है यहाँ पे, सपोज 20% डाल रहा है, और रिंकल का तुम्हारा बाकी 80% डाल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इस पी प्लांट का ज़्यादातर सीड्स क्या होगा, रिंकल्ड होगा। सो रिंकल्ड विल बी द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, इसी को ट्रेट डोमिनेंस बोलते हैं। समझ में आया, विल स्टडी यहाँ पे हम लोग का है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया सबको। हाँ। तो ये जैसे ओल्डर जनरेशन, जैसे न्यूअर जनरेशन, ठीक है, ये न्यू जनरेशन है। न्यू जनरेशन में तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इम्पैक्ट करेगा वो उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोजेनी। So he took the pea plants with different characteristics, produced a progeny by crossing them, and calculated the percentage of the individual characteristics in each generation of pea plants. This is how he formulated the rules for. So this thing actually resulted in this thing. ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट से तुम्हारा जनरलाइज सेट ऑफ। तो जनरलाइज का मतलब क्या है, ये रूल्स हर एक के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनिमल्स, प्लांट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो होपफुली यू अंडरस्टूड, थोड़ा सा तो आइडिया समझ में आया कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ये तुम लोग का बुक में यही, इस चैप्टर में यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आया। बोलो समझ में आया कि नहीं सबको। हाँ। बाकियों को यहाँ तक थोड़ा सा आइडिया हुआ। हाँ सर। हाँ ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। सो लेट अस स्टडी दोस। सो टर्म्स क्या क्या है, सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, वी हैव सम टर्म्स दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तुम लोगों को पता है कि ह्यूमंस में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में है। सो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होता कहाँ पे, वो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर, मतलब दिस इज द पैटर्न, क्रोमोसोम्स के अंदर तुम्हारा रहता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए के अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको जीन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द पैटर्न, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, ठीक है। समझ में आया, दिस इज द हायरार्की तुम बोल सकते हो। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन्स रहता है। ओके, इज इट क्लियर। हाँ। So this is the pattern. So chromosomes क्या होता है, these are actually long thread like structures present in the nucleus of a cell. हर एक सेल में होता है, ठीक है। कोई भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में देख लो, हर एक सेल में ये क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। सो जेनेटिक मटेरियल रहता है हर एक सेल में, बिकॉज देखो तुम्हारा सपोज तुम्हारा कोई स्किन सेल डैमेज हो गया, अभी स्किन सेल डैमेज होने के कारण क्या होगा, दैट सेल हैज टू, मतलब अगर रिपेयर होता है तो अच्छा है, अगर रिपेयर नहीं होता है तो क्या होगा, उसका कॉपी बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। और अगर तुम्हारा सेल ग्रोथ हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स खाते हैं हम लोग, प्रोटीन्स खाने से क्या होता है, नया सेल्स ग्रो करता है, ठीक है। जो लोग जिम विम जाते हैं उनका क्या होता है, दे एक्चुअली हैव टू ग्रो, मतलब, और यू कैन सी द चिल्ड्रन का हाइट बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जब हाइट बढ़ता है तब तुम्हारा क्या होगा, सेल्स ऐड करना पड़ेगा कि नहीं बॉडी में, बोथ द बोन सेल्स एंड द मसल सेल्स हैव टू इंक्रीज इन नंबर, काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो काउंट इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो न्यू सेल्स बनेगा कैसे, न्यू सेल्स बनने का इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है, जीन्स पे रहता है, ठीक है। ये समझ में आया।
न्यू सेल्स फॉर्म करने का इंफॉर्मेशन जीन्स में रहता है। ओके, सो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए इज ऑल्सो ए केमिकल विच इज इनसाइड द क्रोमोसोम्स विच कैरी ट्रेट्स इन ए कोडेड फॉर्म। ये जो कोड ट्रेट्स इन ए कोडेड फॉर्म होता है वो डीएनए होता है, और वही कोडेड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन रहता है उस इंफॉर्मेशन को जीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स को तुम बोल सकते हो इट्स ए कंटेनर। डीएनए इज द, जो हम लोग होता है ना कंटेनर के अंदर क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिस्किट है। अबे बिस्किट का टेस्ट क्या होगा, दैट इज योर जीन। अंडरस्टूड? मतलब मैं एक तुम्हारा एक एनालॉजी दे रहा हूं यहाँ पे, सो होपफुली योर अंडरस्टैंडिंग है। क्रोमोसोम इज द कंटेनर, डीएनए इज द बिस्किट इनसाइड इट, एंड द जीन इज योर टेस्ट। जैसे हम लोग अगर कोई सॉल्टेड बिस्किट खाते हैं तो उसका टेस्ट सॉल्टी रहता है कि नहीं, तो वो कौन इम्पार्ट कर रहा है, बिकॉज उसका इंग्रेडिएंट्स उसको इम्पार्ट कर रहा है ना, वो टेस्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो क्रोमोसोम्स आर द कंटेनर, डीएनए इज द एक्चुअली द फूड आइटम, और जीन इज द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट अलग अलग का पाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहता है वहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग का टेस्ट बड्स वो डिटेक्ट करते हैं, है कि नहीं। सो सेम काइंड ऑफ कंपेरिजन। ये सबको समझ में आया ये चीज़, ये कंपैरिजन समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो दैट इज द थिंग, ये समझ लो अच्छा से। तो सपोज तुम्हारा कोई सेल डैमेज हो गया तो उसके सराउंडिंग सेल्स क्या करते हैं, एक नया सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो नया सेल प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारा क्या चाहिए, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देन यू कैनॉट प्रोड्यूस अ न्यू सेल। ठीक है, या फिर खुद का सेल को रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। तुम लोग ने ये सब चीज़ पहले भी पढ़ा है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ट्रेट। ट्रेट होता क्या है? ट्रेट होता है तुम्हारा, ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मैनिफेस्टेड इन फिजिकल फॉर्म, जो तुम्हें फिजिकली दिखेगा। ठीक है, विजिबल फीचर बोल सकते हो, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक। तो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। और कभी कभार क्या होता है, इन ए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो वो जो फैक्टर वो एक फीचर है। ठीक है, एवरी पर्सन हैज ए डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इम्यून सिस्टम सबका अलग अलग होता है, सबका जो मतलब क्या बोलते हैं डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है। दोज आर एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, दोज आर एक्चुअली और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो इनविजिबल होता है। यूजुअली तुम बाहर से देख के नहीं बोल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूर से आ रहा है, तुम बोल सकते हो कि इसको कोई बीमारी है कि नहीं, डज ही हैव सम डिजीज और नॉट, यू कैन नॉट से दैट, है कि नहीं। सो दोज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, सपोज तुम्हारा उनका माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कोई एक दूर से इंसान आ रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तुम तो ऐसे बात करने के बाद भी समझ में नहीं आएगा ना, अनलेस दैट पर्सन टेल्स यू दैट ही हैज सम chronic migraine issue, है कि नहीं। तो दोज काइंड ऑफ फैक्टर्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, इनविजिबल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, बट दोज आर कैरेक्टरिस्टिक, तो आर स्पेसिफिक टू दैट पर्सन। ठीक है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो उस पर्सन का ही है। उनका जो प्रॉब्लम है तुम लोग का सेम प्रॉब्लम नहीं होगा ना, ये समझ में आ रहा है। तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। समझ में आया? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो विजिबल फॉर्म में भी रह सकता है, इनविजिबल फॉर्म में भी रह सकता है। अंडरस्टूड? ट्रेट समझ में आया सबको? बोलो, ट्रेट समझ में आया? हाँ, हाँ सरस्वती, नम्रता, काव्य, समझ में आया ट्रेट? हाँ सर। सर, जो मतलब ट्रेट होता है वो मतलब एक ऑर्गेनिज्म का मतलब फिजिकल फीचर्स में हम उसे देख सकते हैं। Not always. It can be manifested in a physical form that is visible, in a physical form that is visible, और यहाँ पे और वर्ड है, ठीक है, और in a physiological aspect। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत चीज आ जाता है मतलब तुम्हारा। हाँ, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट तो वही है ना तुम्हारा, मतलब बॉडी में इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, बॉडी में तुम्हारा
मतलब तुम्हारा बोन डेंसिटी कितना है, ठीक है, हेमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दोज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दोज आर एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, समझ में आया? मतलब फिजिकल भी हो सकता है, हाँ तुम्हारा बॉडी में इंट्रिंसिक भी हो सकता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, सो दोज काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ट्रेट्स, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल ए ट्रेट। अभी ट्रेट का दो मेन टाइप है, ट्रेट कैन बी एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, ठीक है, मतलब एक्चुअली दो अलग अलग कैटेगरीज है, तो यू कैन से दीज आर द टाइप्स एंड, और कैटेगरीज है तुम्हारा डोमिनेंट और रिसेसिव। टाइप्स ऑफ ट्रेट में क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? देखो, सपोज एक ऑर्गेनिज्म टेक्स बर्थ, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट फेसेस मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है, एंड ड्यू टू दैट इट एक्वायर्स पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे बहुत दिनों के लिए, क्या होता है, फॉर एग्जांपल फिल्म स्टार्स लोग करते हैं ये वाला चीज़, अब किसी रोल के लिए क्या करते हैं, दे एक्चुअली तुम्हारा बहुत मतलब डाइट पे हो जाता है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम डाइट पे चले जाते हैं, एंड बिकॉज दे हैव टू बिकम थिनर। और कभी कभार क्या होता है, वही सेम इंसान दे स्टार्ट ईटिंग हैवी डाइट्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनका मतलब बॉडी का मास, बॉडी का वेट बढ़ जाता है। सो दोज ट्रेट्स, दोज कैरेक्टर्स, ठीक है, आर एक्चुअली नॉट स्पेसिफिक टू दैट, तो वो जेनेटिक नहीं होता है। वो जेनेटिक होता है क्या? हम लोग अगर एक हफ्ता नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या मतलब थोड़ा वीक हो जाएंगे, है कि नहीं, वीक हो जाएंगे, थोड़ा बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा हम लोग पतले हो जाएंगे, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो दोज आर एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ योर डीएनए, वो इंफॉर्मेशन डीएनए में नहीं रहता है, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है, दोज आर एक्वायर्ड ट्रेट्स बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वो सब ट्रेट्स तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी नहीं होता है, बिकॉज वो सेल का न्यूक्लियस का जो डीएनए है, ये सेल के न्यूक्लियस का डीएनए का पार्ट हिस्सा नहीं है। सो यहाँ पे वही है। सो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? दीज आर ट्रेट्स दैट आर नॉट एक्वायर्ड, दैट आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, अपना लाइफ में वो चेंज भी होता रहता है, वो ट्रेट ऐसा नहीं कि वो परमानेंट है। दीज आर कॉल्ड, यू कैन से दीज आर टेम्पररी, you can say these traits are temporary, these are not part of your cellular DNA, ठीक है, समझ में आया? और since they are temporary, they are actually not transferred onto the DNA of germ cells. germ cells मतलब तुम्हारा जो gametes होता है, ठीक है, germ cells मतलब gametes बोलते हैं उसको। so germ cells में वो germ cells का हिस्सा नहीं होता है, so automatically they do not get transferred to the next generation, okay। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ मसल्स एंड वेट ड्यू टू स्टारवेशन, लॉस ऑफ लिम्ब और टेल्स ड्यू टू इंजुरी। टेल्स क्यों बोला? ह्यूमंस का तो टेल्स नहीं होता है, एनिमल्स का तो होता है ना, कुत्ते बिल्ली का तो होता है। तो वही बात है, सपोज एक बिल्ली का पूंछ कट गया, ठीक है, बाई सम इंजुरी, बिल्डिंग से गिर गया या फिर कहीं से टूट कट वट गया, ठीक है। नाउ सपोज उसी बिल्ली का एक बच्चा होता है, ठीक है, एक किटन होता है। अभी मुझे बताओ, वो किटन का तुम्हारा क्या टेल नहीं होगा क्या, या होगा? होगा। क्यों होगा? बिकॉज, होगा। हाँ, बिकॉज द पेरेंट ने जो टेल लॉस किया था दैट वाज ड्यू टू एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज, एक्सटर्नल इंजुरी के कारण हुआ था, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेलुलर डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है तुम्हारा एक्वायर्ड ट्रेट, ओके। तो सर दिस एक आर, पूछना था, हाँ बोलो। जो लिजर्ट होता है उन लोगों का कभी कभी टेल नहीं होता, तो उन लोगों का जब नेक्स्ट जनरेशन होगा तो उसका बच्चा का भी मतलब टेल नहीं होगा? टेल होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? लिजर्ट का टेल वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज लिजर्ट का क्या होता है, वो टेल मतलब एक पर्टिकुलर सेल से बना रहता है, ठीक है, एंड दैट सेल हैज अ वेरी पावरफुल रीग्रोथ पैटर्न, तो वो फिर से ग्रो कर देता है, ठीक है, और उसको टाइम भी कम लेता है वो वाला। सो ये तुम देख सकते हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसका होगा ऑब्वियसली, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, दैट नेक्स्ट जनरेशन विल ऑब्वियसली हैव टेल, बिकॉज उसका टेल बर्थ के टाइम में तो नहीं कटा था ना, उसका टेल ऑटोमेटिकली वो ड्यू टू सम एक्सटर्नल इंजुरी के कारण कटा था। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड इन योर सेलुलर डीएनए, ठीक है।
समझ में आया? नहीं मतलब पेरेंट्स का ना उसका मतलब जन्म से ही नहीं था टेल। वो हो सकता है, अगर जन्म से नहीं है दैट दैट कैन हैपन, ठीक है, तब तुम्हारा उसका नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं रह सकता, तो दैट कैन हैपन, ठीक है। बट अगर तुम्हारा पेरेंट का था एट बर्थ, बट आफ्टर सम टाइम दैट गॉन दैट वेंट अवे, तब तुम्हारा क्या नहीं भी रह सकता, मतलब तब तुम्हारा रहेगा, ठीक है। मतलब जो बर्थ के टाइम में जो स्ट्रक्चर था वही अल्टीमेटली डीएनए का पार्ट था, लाइफ टाइम में जो चेंज हो गया वो वाला नहीं है। सो दैट इज वाई वी कैन से दिस आर टेम्पररी, these are not encoded into your सेल, ठीक है। सेल का जो डीएनए है उसमें डायरेक्टली चला नहीं जाता है। अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ। सो दिस आर टेम्पररी इन नेचर। और एक होता है तुम्हारा इनहेरिटेड ट्रेट, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? जो पेरेंट्स से आता है, ठीक है, जो पेरेंट्स से एक्चुअली में आता है, मतलब नॉट ओनली द स्ट्रक्चर बट स्पेसिफिक ट्रेट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। तो ये ट्रेट्स क्यों आता है? बिकॉज दीज ट्रेट्स आर एक्चुअली इनहेरिटेड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ डीएनए। डीएनए जब कंबाइन होता है, डीएनए कंबाइन हो मतलब तुम्हारा क्रोमोसोम्स कंबाइन होता है, देन ए न्यू डीएनए इज फॉर्म, तो जब डीएनए का हिस्सा बन जाता है वो ट्रेट, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी गेट द इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। सो दीज ट्रेट्स आर एक्चुअली व्हाट दिस यू कैन से दीज आर परमानेंट काइंड ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो इनहेरिटेड ट्रेट होगा वो परमानेंट होगा और वो उसके सारा जीवन उसके साथ रहेगा वो ट्रेट। So these are traits that are inherited from the parents. These traits always get transferred to the next generation, but depending on the dominance. हाँ, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, डोमिनेंट कितना है। ट्रेट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब कि उसको पास होगा, उस ऑफस्प्रिंग के पास वो ट्रेट रहेगा, दैट इज नॉट द थिंग, ओके। डोमिनेंस होना ना होना डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो जो हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे, ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। तो डोमिनेंट होगा ट्रेट या फिर रिसेसिव होगा? रिसेसिव मतलब जो कम इफेक्ट वाला होता है, जो रिजल्ट में नहीं इतना दिखाई देता है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट हो सकता है, ठीक है, स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है। तो दीज आर एक्चुअली वर इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि ये सबका अलग होता है, ये सबका सेम नहीं होता है, दिस इज नॉट कॉमन अक्रॉस एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पीशीज। सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। ये समझ में आया सबको? इनहेरिटेड वर्सेस एक्वायर्ड ट्रेट समझ में आया? एग्जाम में आ सकता है, डिफरेंस पढ़ के जाना, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। इज इट क्लियर हाँ एवरीवन? ओके, ऑलमोस्ट 9:30 बज ही गया। सो आई विल टेक वन मोर क्लास आई सपोज। तुम लोग का नेक्स्ट एग्जाम का रूटीन भेजना। तो गैप कौन सा एग्जाम के पहले है? एक एक दिन का गैप है सर। सब में? हाँ खत्म कब होगा? 23rd। 23rd को, ओके। 22nd को तुम लोग का साइंस है। व्हाट अबाउट योर 17th? 17 तो थर्ड है शायद। सर 23rd होता है हमारा साइंस टू। आई नो दैट, बट व्हाट अबाउट 17th? 17th को तुम लोग का तो सुबह एग्जाम है। हाँ तो और व्हाट आई कैन डू, तुम लोग का 18th को 19th को कौन सा एग्जाम है बोलो तो? नाइनटीन का कौन सा एग्जाम है? मंडे 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 कौन सा एग्जाम है? सोशल। ओ बाप रे बाप। देन लेट अस लीव दैट। सोशल के पहले नहीं होगा। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तुम लोग का 23rd को है ना साइंस? हाँ ओके, सो लेट मी डू वन थिंग। 21st को एक घंटा दो मुझे, ओनली 1 hour इन द इवनिंग। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जल्दी करा दूंगा, या फिर इफ़ यू वांट आई कैन डू इट इन द आफ्टर 9 ऑल्सो।
सो 1 घंटा दो मुझे, सो आई कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है, बिकॉज आई विल रिक्वायर वन मोर क्लास टू कंप्लीट दिस चैप्टर, बिकॉज थोड़ा सा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। सो वेडनेसडे को दे सकते हो 1 घंटा, ओनली फॉर 1 आवर, मे बी फ्रॉम 9 to 10, तब तक तुम्हारा नोट्स भी रेडी हो जाएगा इस चैप्टर का, सो नॉट एन इशू। क्या बोलते हो, कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे 21 को? हाँ। नम्रता, हाँ सर। बिकॉज साइंस का एग्जाम ही है, सो जस्ट 1 आवर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज तुम लोग का भी पढ़ाई वढ़ाई है। सो लेट मी डू वन थिंग, वेडनेसडे 9 बजे से लेट मी डू वन क्लास, ठीक है, 9 to 10। सो जस्ट वो आज ज़्यादातर मैं ख़त्म कराने की कोशिश करता हूँ इन द कमिंग हाफ एन आवर। 21 को फ्रॉम 9 to 10 आई विल डिस्कस द जो बाकी बच जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पार्ट नहीं है, 1 घंटा में हो जाएगा, ठीक है। सो अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो सकता है तो फिर से ज्वाइन कर लेना, हाफ एन आवर में वो थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ये आज का कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हाफ एन आवर में आई विल डिस्कस तुम्हारा जो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग 2 एग्जाम्पल्स, ओके। सो ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट विल डू, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स। अभी कैटेगरीज में क्या कहते हैं, एक आता है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव, ठीक है। तो योर ट्रेड कैन बी आइदर डोमिनेंट और कैन बी रिसेसिव, ठीक है। कौन सा ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड। अभी इनहेरिटेड ट्रेड जो डोमिनेंट है, रिसेसिव, ठीक है, यू कैन से दीज आर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो पहला है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, जो हर एक कॉम्बिनेशन में, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी नया जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सब में हर एक कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है मैं अभी समझाऊंगा, जब एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो हर एक कॉम्बिनेशन वो दिखेगा। तो दो ट्रेड्स आर एक्चुअली कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। और रिसेसिव ट्रेड क्या होता है, जो कोई कोई ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होगा, कोई कोई तुम्हारा नया जनरेशन का जो इंस्टेंसेस होगा उसमें प्रेजेंट होगा, बाकी में नहीं होगा, ठीक है। सो जब डोमिनेंट ट्रेड रहेगा, वो ट्रेड, बाकी जो ट्रेड रहेगा जो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो हो जाएगा रिसेसिव ट्रेड, ठीक है। वो जो मैंने बोला था 80% 20%, तो 80% वाला होगा तुम्हारा डोमिनेंट, और 20% जो इफेक्ट दे रहा है वो हो जाएगा तुम्हारा रिसेसिव, ठीक है। तो जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, जो ट्रेड ज़्यादा इफेक्ट में दिखाई देगा तुम्हें, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसका ऑर्गेनिज्म में, तो दैट इज कॉल्ड है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक्स आर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके पहले लेट मी डिस्कस द सम्स। तो अभी डिस्कनेक्ट हो सकता है, फिर से ज्वाइन कर लेना, ओके। सो ये हो गया तुम लोगों का डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड, ओके। सो नाउ लेट अस कम टू द रिटन पार्ट। तो अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस करूंगा। सो वी विल कंसिडर वी विल कंसिडर योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस आर एक्चुअली योर, जब हम लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हो गया टॉल हो गया, एक हो गया शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये तो बुक में भी एग्जांपल है। सो मोनोहाइब्रिड का जो डेफिनेशन है, इफ यू सी केयरफुली, when only one character is considered while crossing to organism। क्रॉसिंग मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, इसका मतलब है क्रॉस ब्रीडिंग। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, तुम्हारा एक जनरेशन जो होता है, एक जनरेशन रिजल्ट्स इन सेकेंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन। तो उसके लिए हम लोग कंफ्यूजन ना होने के लिए पेरेंट जनरेशन बोलते हैं पहले वाले को, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग वाला जो होता है, ठीक है। हम लोग जिसको स्टार्टिंग पकड़ रहे हैं, उसके पहले भी तो होता था, उसके पहले भी होगा, बट वी आर कंसिडरिंग ओनली फोकसिंग ऑन द करंट वन। सो एकदम पहला वाला जो हम लोग जनरेशन पकड़ते हैं उसको पेरेंट जनरेशन बोलते हैं, एंड
व्हाट वी डू, वी कंबाइन, वी कंसिडर ओनली वन फैक्टर, जैसे यहाँ पे सिर्फ हाइट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे जब ये दोनों मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दिस ये जो ट्रेट्स है, जैसे पहला प्लांट का हाइट का क्या है ट्रेट है तुम्हारा टॉलनेस, और सेकंड का है ड्राफ्टनेस। तो टॉलनेस कितना परसेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है F1 जनरेशन में, और ड्राफ्टनेस कितना परसेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है F1 जनरेशन में, वो डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्रोमोसोम्स कितने तुम्हारा जो कौन सा रेशियो में कंबाइन करते हैं। सो सपोज इमीडिएट जनरेशन जो है F1 जनरेशन में इस फॉर्मेट में कंबाइन कर रहे हैं, सबका क्रोमोसोम पैटर्न यही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो वी कैन से दैट दोज ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर टू योर कैपिटल। तो कैपिटल टी वाला जो पार्ट है दैट इज मोर डोमिनेंट, ठीक है। तो इन सब जनरेशन में जो टी टी कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन में है, वहां पे टॉलनेस इज डोमिनेंट, टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द प्लांट्स विल हैव, F1 जनरेशन में जितना भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुआ है, ऑल द प्लांट्स विल हैव व्हाट, टॉल हाइट, ठीक है, टॉल हाइट हो गया। नाउ कमिंग टू द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में सपोज यहाँ पे जो कंबाइन हो रहा है, F2 जनरेशन में क्या होगा, सपोज 3 ऑफ देम आर टॉल एंड अदर वन इज शॉर्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो F1 जनरेशन में ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग्स, तो सब टॉल ही हुए, सो इस पेरेंट का कैरेक्टर ज्यादा इफेक्टिव हुआ, सो कैपिटल टी इज मोर डोमिनेंट, ठीक है। तो कैपिटल टी ज्यादा डोमिनेंट हो गया। अभी इन्हीं दो प्लांट्स को अगर क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर टॉल, तो टॉल टॉल मिलके क्या होना चाहिए था, टॉल ही होना चाहिए था। बट देखो अभी आएगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे सपोज वी कंबाइंड 2 प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन, ठीक है, यही F1 जनरेशन का 2 प्लांट के बीच में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, सपोज दिस 2, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा जो अगर चार प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा है, सो F2 जनरेशन में को स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो F2 जनरेशन विल हैव व्हाट, सपोज दिस 2 प्लांट्स, ये जो ऊपर वाला जो 2 प्लांट है, सपोज दिस 2 आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म 4 प्लांट्स, ठीक है। तो अभी जो 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहां पे देखा गया है कि यहाँ पे क्रोमोसोम पैटर्न चेंज हो गया ना। पता है ये टॉली प्लांट है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ऑल ऑफ देम आर टॉल, ठीक है, बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट इन द पैटर्न। कौन सा कॉम्बिनेशन में, टी पैटर्न में टॉल हुआ। F2 में क्या हो रहा है, F2 में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। F2 में देखना, F2 जनरेशन में जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, तो वो भी टॉल ही है, तो वहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। एक ऐसा प्लांट आ गया जो क्या आ रहा है, जो तुम्हारा F2 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, F1 इंटू F1, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गेटिंग फॉर्म। तो F2 जनरेशन में हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर तुम्हारा एक टाइप का प्लांट फॉर्म हो रहा है, सपोज सेम टाइप का तुम्हारा प्लांट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे एक प्लांट ऐसा होगा जो शॉर्ट होगा, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि मतलब मेंडल ने जब स्टडी किया था तब देखा था कि एक प्लांट ऐसा फॉर्म हो रहा है जिसका हाइट कम है, मैक्सिमम हाइट इज स्मॉलर। तो इसका जो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन हुआ था दैट वाज एक्चुअली सिमिलर टू योर एकदम पैरेंट वाला जो था ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक आ गया उसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब टॉलनेस और ड्वार्फनेस का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे तुम्हारा 3:1 रेशियो में ये आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। So at the end of the F2 generation, we get 3 short plants. तो 3:1 रेशियो में तुम्हें टॉल इज टू शॉर्ट वाला प्लांट्स का रेशियो मिल रहा है, ठीक है, ये समझ में आया थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा पढ़ने से समझ में आएगा और अच्छा से। हाँ।
तो दिस इज, ये जो हम लोग क्रॉस लिख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में होता क्या है, दो अलग अलग टाइप का प्लांट को हम लोग एक ही फैक्टर, मतलब सिर्फ हाइट को कंसीडर करके, हाइट को स्टडी करने के लिए हम लोग एक या दो जनरेशन, एक जनरेशन से पता नहीं चलता इमीडिएट जनरेशन से, इमीडिएट टू इमीडिएट वाला मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में वो फैक्टर्स ज़्यादा उभर के आते हैं, वो रेशियो, ठीक है, वो जो सेपरेशन है, वो जो डोमिनेंस फैक्टर है, वो ज़्यादा उभर के आता है, ठीक है। सो पेरेंट जनरेशन में क्लियरली विजिबल था, प्रॉब्लम नहीं था। बट F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में सबका हाइट सेम था, सबका डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट ट्रेट वहाँ पे टॉलनेस था, तो सब टॉल हो गए, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या हुआ, जब F1 जनरेशन दो प्लांट्स को, दो ऑफस्प्रिंग को हम लोगों ने कंबाइन किया, तब देन वी गॉट द रेशियो ऑफ टॉलनेस इज टू ड्वार्फनेस का जो रेशियो था तुम्हारा 3:1 रेशियो में पाया गया, ठीक है। टॉलनेस इज टू ड्वार्फनेस का रेशियो 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलनेस वॉज कॉम्प्लीटली डोमिनेंट, यहाँ पे टॉलनेस वॉज पार्शियली 75% डोमिनेंस था यहाँ पे, है कि नहीं। टॉलनेस का डोमिनेंस कितना था 75%, डॉट का कितना 25%, ठीक है कि नहीं। ये समझ में आया टॉलनेस टू हाँ डॉट में। बाकियों को नम्रता थोड़ा सा, हाँ सर समझ आया। तो यू हैव टू राइट इट, ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। सो व्हेन वी एक्चुअली द रेशियो ऑफ कैरेक्टर्स अराइजिंग आउट ऑफ द क्रॉस एट द F2 जनरेशन, इट इसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड। ये तो F1 में तुम्हें नहीं दिखाई देगा, F1 में यूजुअली क्या होता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तुम्हें टॉलनेस ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, तो सब में वो दिखाई देगा। बट व्हेन यू गो फ्रॉम मल्टीपल जनरेशन, मतलब F1 किया, अभी तुम एक नेक्स्ट जनरेशन भी अगर मतलब का प्रोजेनी अगर बनाओगे, तो F2 अगर करोगे, F2 करने से तुम्हें अलग अलग मिल सकता है, बिकॉज F2 में एक ऐसा तुम्हारा है। सो वन ऑफ द F2 वाला जो प्लांट्स है, चारों में से अगर तो एक है, दैट उसके साथ अगर किसी एक को कंबाइन करके तब तुम्हें दूसरा वाला टाइप का मिल सकता है। सो दैट इज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक, जो तुम्हारा क्या है बोलते हैं उसको, जो तुम्हारा ट्रेट है, ट्रेट क्या होता है तुम्हारा, वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। दिस इज हाउ द थिंग ग्रोस। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो F2 जनरेशन के एंड में मिला ना, रेशियो एट द एंड ऑफ इसको एक नाम दिया गया है। तो ये रेशियो एट द एंड ऑफ F2 जनरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर मोनोहाइब्रिड रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मोनोहाइब्रिड रेशियो। वाई, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ हाइट, ठीक है, ऑफ हाइट नहीं भी लिख सकते हो, बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड रेशियो, जहाँ पे हम लोग सिर्फ हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज देखो टॉलनेस इज टू ड्वार्फनेस, दिस ये दोनों ही हाइट का कॉन्सेप्ट है, हाइट का ट्रेट है, एंड इसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर रेशियो। ये मैं लिखा के दूंगा, ये अच्छा से आंसर फॉर्म में लिख के दूंगा नोट्स में, सो डोंट वरी, एग्जाम में कैसा लिखना है वही बात है। नेक्स्ट विल बी स्टडिंग, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, दो टॉपिक ही बाकी है, एक हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जब पढ़ेंगे, देन विल डिस्कस द वो जो कलर और दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, कौन सा कलर ऑफ द सीड एंड योर शेप ऑफ द सीड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन को हम लोग जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे कि वहाँ पे तुम्हारा वेरिएशंस और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेराइटी ज़्यादा मिलेगा तुम्हें, ठीक है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग मोर ट्रेड्स नाउ, ओके। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सो नेक्स्ट क्लास विल बी योर ऑन वेडनेसडे 23rd नहीं, 23rd को तुम्हारा एग्ज़ाम है। सो 21st को at 9 PM we will discuss monohybrid cross and
सॉरी डाइहाइब्रिड क्रॉस, और हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर 1 आवर. इट इज़ वेरी इजी टॉपिक. और एक टॉपिक हम लोगों का जो बच जाएगा वो कौन सा वाला था, इफ़ यू सी केयरफुली, ये वाला टॉपिक भी हम लोग एक साथ में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ. हाँ सर. ओके, सो पढ़ो अभी जितना तक पढ़ा है. बिफोर योर साइंस एग्जाम आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे. ठीक है, इस हफ्ते तुम लोग पढ़ लो, मैं उन लोगों को थोड़ा सा मैथ समझा देता हूँ इस वीक में. ठीक है, बिकॉज दे विल ऑल्सो हैव सम डाउट्स. ठीक है, सो तुम लोग इस वीक पढ़ो. 21 को नेक्स्ट क्लास कराऊंगा. और इन बिटवीन अगर तुम लोग का कोई डाउट वाउट है, संडे को क्लास होगा. ठीक है, संडे को अगर, या फिर तुम्हारा बीच में भी कोई डाउट वाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं रिप्लाई दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, कोई भी कोई भी, मैं मैथ साइंस दोनों में कोई में भी अगर डाउट हो तो मुझे पूछना. ठीक है, तो अभी पढ़ो एंड वी विल कंटिन्यू ऑन 21st. ठीक है, 20 सर सानडे क्लासটো কি জয়েন কৰিব লাগিব? संडे क्लास, देखो संडे क्लास मैं मैथ्स का लूंगा, तो मैथ्स का अगर कोई डाउट वाउट होगा तुम ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन क्लियर योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, 9 बजे ज्वाइन कर देना, और पहला 1 घंटा आई विल डिस्कस ऑल योर डाउट्स. ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा. दे द केवी गाइज विल ऑल्सो ज्वाइन, दूसरे स्कूल का जो है स्टूडेंट्स लोग वो भी ज्वाइन कर सकेंगे, सो डोंट वरी. ठीक है, सो ये ध्यान रखना कि डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है, 1 घंटा का ही पूछ सकते हैं, फिर आधा घंटा का. तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाने से तुम यू कैन लीव. ठीक है, बिकॉज सिलेबस इज ऑलमोस्ट ओवर. ठीक है, सिलेबस इज ऑलमोस्ट ओवर बट यू कैन आस्क. ठीक है, सेम गोस फॉर सरस्वती नॉर्मृता, Okay, sir. दोनों को ही बोल रहा हूँ. कोई भी डाउट हो तो संडे का क्लास है, संडे का 1 घंटा पूछ लेना, मैथ्स का क्लास होगा. ठीक है, थर्सडे को भी मैथ्स क्लास होगा, वहाँ पे भी पूछ सकते हो. जस्ट थोड़ी देर टाइम के लिए ज्वाइन कर लेना ड्यूरिंग द क्लास आवर्स एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स. ठीक है, समझ में आया? सरस्वती नम्रता समझ में आया? हाँ. नम्रता समझ में आया? हाँ सर. ओके, क्लास विल कंटिन्यू, क्लास बंद नहीं रहेगा, क्लास विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. 15 को भी क्लास होगा, 17 को भी क्लास होगा. ठीक है, बट मैं तब उन लोगों को मतलब रिवीजन थोड़ा सा कराऊंगा. सो कोई भी अगर डाउट हो तो क्लास आवर्स के बीच में ग्रुप में तो मैसेज देता ही जाता हूँ. सो ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करके इमीडिएटली पूछ लेना कि सर ये डाउट है. ठीक है, क्लियर? और वही सेम डाउट व्हाट्सएप में भेज देना, तब हम लोग उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी करके दिखा सकूंगा. ओके, सो पढ़ाई करो अभी, दैट इज वेरी, दिस इज नाउ ए वेरी क्रूशियल टाइम. स्टडी प्री बोर्ड के लिए माई सजेशन इज टू फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, जो तुम्हें आता है वो अच्छा से पढ़ो, और कुछ कुछ टॉपिक्स जो इजी है, मार्क्स स्कोरिंग है, वो वाला टॉपिक्स पढ़ो. एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट. जितना तक पढ़ा है तो तुमको पता चलेगा. पूरा सिलेबस कंप्लीट करने मत जाना प्री बोर्ड के लिए, दैट इज नॉट प्रेफर्ड. मैंने भी खुद भी नहीं किया था कभी भी, 10 में भी नहीं किया था, 12 में भी नहीं किया था. सो फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स. ठीक है, काव्य समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ, तो जो आता है अच्छा से पढ़ो, करेक्टली करके आना वो. ठीक है, एंड स्टडी द टॉपिक्स विच आर वेरी मार्क्स स्कोरिंग, तो वो भी तुम्हें एक आइडिया समझ में आ जाएगा फॉर द बोर्ड्स. ठीक है, एंड प्री बोर्ड्स विल बी टफर. ओके, तो घबरा मत जाना, प्री बोर्ड्स टफ हो गई, प्री बोर्ड का नियम ही है, तो प्री बोर्ड्स टफ होगा. सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ट्राई टू प्रिपेयर वेल. ठीक है, जल्दबाजी में पढ़ाई करके एग्जाम मत दे देना, तुम लोग का लॉस होगा तब. ठीक है, समझ में समझ में आया? एवरीवन क्लियर? यस. ओके, यस सर. ठीक है, तो पढ़ाई करो. विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहेगा 9 बजे 21 को. ओके, बाय बाय, गुड नाइट.